आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड व्यावसायिक नियमन व्यवस्था MDS यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने अभी तक पढ़ा प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावों के प्रकार कितने होते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। वैध प्रस्ताव करने के लिए कुछ वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रस्ताव संबंधी प्रमुख वैधानिक नियम इस प्रकार से हैं। ये पॉइंट देख रहे हैं आप। पहला है, प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए होता है, करने का आग्रह होता है, करने की इच्छा रखी जाती है तो प्रस्ताव सकारात्मक होता है, और कोई कार्य करने जा रहा है उससे रोकना होता है तो प्रस्ताव नकारात्मक हो सकता है। फिर है, प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव ग्रहीताओं की सम्मति प्राप्त करना होता है। यानी ऐसे ही प्रस्ताव नहीं किया जाना चाहिए, इस आशय से किया जाना चाहिए कि सामने वाला उसकी सम्मति दे। फिर है, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए। फिर अगला है, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। जैसा कि प्रस्ताव के प्रकारों में मैंने पूर्व में बताया था, प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। तो ये बातें मैंने पहले बताई थी। अब जो है कुछ 7वां पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है, प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। एक जो विशेषता है या वैधानिक नियम है वो विशेषता भी है, वैधानिक नियम भी है। प्रस्ताव के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। असंयत यानी लूज तथा अस्पष्ट, वेग तथा एम्बिग्युअस प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं माना जाता है। अधिनियम में लिखा है कि यदि अनुबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं है अथवा उसका अर्थ स्पष्ट करना संभव नहीं है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। धारा 29 में एंसन ने भी लिखा है कि कानून पक्षकारों से उनका अपना अनुबंध बनाने की आशा रखता है। कानून उनके लिए अनिश्चित या भ्रमात्मक शर्तों से अनुबंध नहीं बनाना चाहता। इस प्रकार ये होना चाहिए कि प्रस्ताव जो भी है वो स्पष्ट होना चाहिए और प्रस्ताव की स्वीकृत की इच्छा अनुसार प्रस्ताव का अर्थ लगाने का अवसर नहीं देना चाहिए। यानी स्वीकर्ता उसके बारे में भ्रमित हो और अपना कोई अर्थ लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे A-B को घोड़ा 10 या 15,000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव करता है, यह अनिश्चित अर्थ वाला है, या तो कीमत निश्चित नहीं है, रेंज बताई उसने। फिर 8वां, प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। प्रस्ताव को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव का संवहन हो चुका हो। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना जब कोई व्यक्ति स्वीकृति दे देता है तो वह स्वीकृति नहीं मानी जाती। इस संबंध में लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मामले में क्या हुआ, लालमन शुक्ला गौरीदत्त के यहाँ मुनीम था और एक बार गौरीदत्त का भतीजा कहीं खो गया। भतीजे को ढूंढने के लिए लालमन जो है उसको हरिद्वार भेजा गया। इसके बाद गौरीदत्त ने इश्तिहार तथा पर्चे द्वारा विज्ञापन करवाया कि जो उसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लालमन को विज्ञापन की जानकारी होने से पूर्व ही गौरीदत्त का भतीजा मिल गया और जिसे लाकर उसने गौरीदत्त को सौंप दिया। बाद में लालमन को ये ज्ञात हुआ कि गौरीदत्त ने भतीजे को ढूंढने वाले को 501 रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
लालमन ने न्यायालय में इनाम प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय में न्यायाधीश बनर्जी ने निर्णय दिया कि चूंकि लालमन को पुरस्कार के प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, अतः इसे स्वीकार भी नहीं कर सकता था। अतः लालमन पुरस्कार की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो काम किया था वो तो बिना जानकारी के किया था और अपने मालिक के कहने पे किया था और उसको प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। फिर है, प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के संबंध में ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव का संवहन किसी भी माध्यम या तरीके से किया जा सकता है। प्रस्ताव के माध्यम या तरीके का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया है। यह किसी भाषा, लेख या आचरण से प्रकट किया जा सकता है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, आमने सामने, टेलीफोन पर, टेलेक्स, तार, रेडियो, टीवी द्वारा, समाचार पत्र में, विज्ञापन से, हैंडबिल से, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी पहले प्रस्ताव किया जाता था। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि न्यायालय टेप किए हुए प्रस्ताव को अवैध प्रस्ताव नहीं मानते। फिर है आगे, प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन भी आवश्यक है। प्रस्ताव के वैध होने के लिए यह भी एक आवश्यक बात है कि प्रस्ताव की शर्तें भी, प्रस्ताव के साथ विशेष शर्तें अगर कोई हैं तो वो बता दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होती है तो शर्तें स्वीकृता पर लागू नहीं होगी। तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ एक होटल में ठहरते हैं और कमरे पे जाने पर कमरे पे लिखी ये शर्त पढ़ते हैं कि ग्राहक का माल खो जाने पर होटल मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और उनका कोई सामान खो जाता है, वह न्यायालय में होटल मालिक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। न्यायालय होटल मालिक को माल खो जाने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि प्रस्ताव की शर्त का संबंध प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद हुआ है। ये बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रस्ताव की जानकारी होने के बाद भी प्रस्तावक स्वीकृति देते समय उन शर्तों का विरोध नहीं करता और ठहराव के अनुसार लाभ उठाता है तो प्रस्ताव की शर्तें स्वीकार हुई मान ली जाएंगी। उदाहरण के लिए, जब हम लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए देते हैं तो हमें उन कपड़ों की एक रसीद मिलती है। इस रसीद के पीछे सामान्यतः कुछ शर्तें लिखी होती है। हम इन शर्तों को पढ़कर भी कपड़े छोड़ आते हैं तो इन शर्तों से हम बाध्य होते हैं, किंतु ऐसी शर्तें लोक नीति के विरुद्ध होनी नहीं चाहिए। यदि प्रस्तावक प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी देने का पर्याप्त प्रयास करता है किंतु दूसरा व्यक्ति उन शर्तों की ओर ध्यान नहीं देता है तो प्रस्तावक का कोई दोष नहीं माना जाता है तथा स्वीकर्ता शर्तों से बाध्य होगा। फिर है आगे, प्रस्ताव टेंडर या स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। टेंडर प्रस्ताव तथा स्थायी प्रस्ताव दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। हम टेंडर के निमंत्रण के प्रस्ताव अथवा निविदा सूचना को देखकर ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई टेंडर प्रस्ताव है अथवा स्थायी प्रस्ताव। यदि निविदा सूचना में से किसी निश्चित अवधि में खरीदी जाने वाली मात्रा को निश्चित कर दिया गया है तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त टेंडर को प्रस्ताव कहा जाएगा तथा ऐसे टेंडर में स्वीकृति की ही प्रस्ताव की स्वीकृति मान ली जाएगी तथा क्रेता एवं विक्रेता के बीच अनुबंध का निर्माण हो जाएगा। किंतु यदि टेंडर आमंत्रित करने की सूचना में खरीदे जाने वाली वस्तु की अनुमानित मात्रा तथा राशि का उल्लेख किया जाता है तथा माल आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे खरीदे जाने का संकेत होता है तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त टेंडर को स्थायी प्रस्ताव या चालू प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे टेंडर को स्वीकार करने मात्र से ही पक्षकारों के बीच अनुबंध का निर्माण नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में जब जब माल की पूर्ति का आदेश दिया जाएगा तब तब अनुबंध का जन्म हो जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव की अवधि में जितनी बार माल खरीदने का आदेश दिया जाता है उतनी ही बार नए अनुबंधों का जन्म हो जाता है। तो ये टेंडर भी हो सकता है। फिर है
प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। इस प्रकार प्रस्ताव में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके पालन करने से प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाए। यदि प्रस्ताव में से कोई ऐसी शर्त या बात लिखी हो तो ऐसी बात या शर्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है? व्यवहार में कई ऐसी बातें आती हैं जब कई प्रलेख ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्हें हम प्रस्ताव के रूप में समझ लेते हैं। ये बातें प्रलेख प्रस्ताव नहीं होती। इसमें पहला आता है प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता। प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई प्रस्ताव करने की इच्छा रखता है। एंसन बातचीत के दौरान प्रस्ताव की इच्छा को प्रकट करने से बाध्य करने योग्य वचन नहीं बनता है। चाहे एंसन कहते हैं कि बातचीत के दौरान प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रकट करने से बाध्य होने योग्य वचन नहीं बनता, क्योंकि जिसके सामने ऐसी इच्छा प्रकट की गई हो उसने उसके अनुसार ही चाहे कार्य क्यों न कर लिया हो। वस्तु स्थिति यह है कि प्रस्ताव करने पर ही प्रस्ताव के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। यदि प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा है तो वह प्रस्ताव पर कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे उदाहरण, एक पिता ने अपने संभावित दामाद को यह पत्र लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद शेष संपत्ति में से एक भाग मेरी पुत्री को भी मिलेगा। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव रखने की इच्छा या अभिप्राय को प्रकट करता है, न कि एक प्रस्ताव है। और नीलामी का विज्ञापन भी जो है प्रस्ताव की इच्छा को व्यक्त करता है। अब आता है प्रस्ताव का निमंत्रण। प्रस्ताव का निमंत्रण भी प्रस्ताव नहीं माना जाता है। इन दोनों में अंतर होता है। यद्यपि व्यवहार में हम इन दोनों को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं। प्रस्ताव प्रस्तावित की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु किया जाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से यह प्रकट करता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। प्रस्ताव के निमंत्रण को भी व्यवहार के लिए निमंत्रण के रूप में माना जाता है। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर जो है वो क्या हुआ? एक तो उद्देश्य संबंधी अंतर है। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावित की स्वीकृति प्राप्त करना होता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण का उद्देश्य किसी दूसरे पक्षकार से किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना होता है। ठहराव का निर्माण की बात करें तो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से ठहराव का जन्म होता है, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण को स्वीकार करने से प्रस्ताव का जन्म होता है। दायित्व, प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने से दोनों पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से किसी भी पक्षकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। व्यवहार में कई विवरण लेख प्रलेख देखते हैं जो हमें प्रस्ताव जैसे लगते हैं, किंतु प्रस्ताव के निमंत्रण होते हैं। ऐसे कुछ एक उदाहरण निम्नानुसार है। पहला है सूची पत्र। वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रकाशित सूची पत्र कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव करने का निमंत्रण है। कोई भी व्यक्ति सूची पत्र में अंकित मूल्य देखकर व्यापारी को अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। दूसरा है मूल्य पर्ची। दुकानों या भंडारों की अलमारियों में सजी हुई वस्तुओं पर लिखे हुए मूल्य, उनके साथ लगी मूल्य पर्ची भी प्रस्ताव नहीं कर सकती है, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। इसी प्रकार सुपर बाजार में से कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का चुनाव करता है तो कोई अनुबंध तब तक नहीं होगा जब तक कि वहाँ कैशियर उस वस्तु के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है। फिर है मेन्यू कार्ड। होटल का मेन्यू कार्ड भी मूल्य सूची की भांति प्रस्ताव का निमंत्रण है। फिर है विक्रय विज्ञापन। एक निर्धारित मूल्य पर माल बेचने का विज्ञापन भी प्रस्ताव का निमंत्रण है। उदाहरण, अजय अपनी दुकान की प्रत्येक वस्तु 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचने का विज्ञापन करता है। यह भी एक प्रस्ताव का निमंत्रण है। फिर है पूछताछ का उत्तर।
किसी भी व्यापारिक पूछताछ के प्रत्युत्तर में प्राप्त उत्तर या मूल्यों को भी प्रस्ताव नहीं माना जाता है, ये भी प्रस्ताव का निमंत्रण माना जाएगा। मैकफरसन बनाम अपन्ना के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पूछताछ के उत्तर में न्यूनतम मूल्य पर बेचने की बात में से किसी का अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। फिर इसी तरह से कंपनी का प्रविवरण, कंपनी अपने अंशों के विक्रय के लिए प्रविवरण प्रकाशित करती है। ऐसे प्रविवरण या अन्य विवरण जनता के समक्ष अंशों के विक्रय का प्रस्ताव नहीं है, जनता को प्रस्ताव का निमंत्रण है। बीमा का एजेंट या एजेंट द्वारा घोषणा, बीमा के विज्ञापन या एजेंट से प्रेरित होकर यदि हम प्रस्ताव भर देते हैं तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है, क्योंकि बीमा का विज्ञापन या एजेंट प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है। फिर है लोकवाहक की समय सारणी। लोकवाहक संस्थाओं की समय सारणी प्रस्ताव का निमंत्रण है, और जो व्यक्ति टिकट खरीदता वही प्रस्ताव करता है। टिकट जारी करने वाली संस्था अपनी समय सारणी की शर्तों के अधीन टिकट जारी कर सकती है, जिनसे टिकट खरीदने के लिए बाध्य होता है। फिर इन समय सारणियों में प्राय ये लिखा होता है कि बस या ट्रेन या जहाज समय पर नहीं पहुंच सके तो यात्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसी कारण से ये लोकवाहक संस्थाएं अपने वाहनों के पहुंचने में होने वाली देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। फिर है रिक्त पदों के आवेदन के लिए सूचना। जब कोई संस्था अपने रिक्त पदों की सूचना देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करती है तो ऐसी सूचना भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही होता है। तो ये आज हमने दो चीज़ें जानी प्रस्ताव के संबंध में, वैधानिक नियम और किसी